हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स कवर हो गए हैं, प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ताकि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए उससे हमारा फायदा क्या होगा कि क्वेश्चंस हम देख पाएंगे, कर पाएंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे, और एग्जाम में कर पाएंगे तो अच्छा स्कोर हम ला सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और इसीलिए दोस्तों मैं भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको इस वीडियो को, इस टॉपिक को। साथ ही यहाँ पे भाई हम जो बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के भाषा और साहित्य की क्वेश्चन करने वाले प्रैक्टिस सेट। भाषा और साहित्य की पूरी डिस्कशन हम कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना वो डाउट्स यहां पे क्लियर हो जाए। समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसको चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की आपकी यही इसी चैनल पर होने वाली है। और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कोड ऑफ द डे के साथ। क्या कोड है भाई आपका? हार। हार भाई हम जल्दी मान लेते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी समस्या है हम सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो हार जल्दी नहीं मानना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। तो भाई हार जाना कई बार जरूरी भी होता है, और हार से हमें पता चलता है अपनी गलतियां, और गलतियां पता चलती है उनको सुधारना है तो जीत के रास्ते पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हार जाना भी अपने आप में एक सुधार को या सबक को जानना होता है, इसीलिए हारने से डरना नहीं है ना? हारने से मैं कभी डरता नहीं, वही चीज है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? भाई हमने सारी की सारी बोलियों पे डिस्कस किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। सो मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पीएससी 2011 का क्वेश्चन है भाई। मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, कोरबी, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो हमें पता है क्या है, कौन सी भाषा हो जाएगी? ए, बी, सी या डी? आंसर हो जाएगा आपका डी भाषा, कौरवी भाषा। कौरवों की भाषा थी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। मालवा क्षेत्र में मालवी भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंडी और गोंड जनजाति के लोग गोंडी भाषा बोलते हैं, बोली बोलते हैं। तो कौरवी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की भाषा है। नेक्स्ट मालती माधव, ये पुस्तक है। ठीक है, सो मालती माधव के लेखक कौन है ये आपको बताना है, और ये हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल भाषा साहित्य साथ में ही हम पढ़ रहे थे। सो साहित्य में हमने रचयिताओं और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करी थी। जी हाँ, मालती माधव। मालती माधव के कौन है लेखक ये आपको बताना है। भवभूति, बाण भट्ट, केशव दास या भूषण, ये सभी की सभी हस्तियां हैं, इन पे हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जी हाँ, तो भाई मालती माधव के लेखक हैं कौन आखिरकार? भवभूति, बाण भट्ट, केशव दास या भूषण, ए, बी, सी या डी? और आंसर हमें पता है कौन है भैया। जी हाँ, भवभूति जी की रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित। और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, तो एक बार चेक कर लीजिएगा वहां जाके। ठीक है, भवभूति की रचना मालती माधव। कई बार ये पूछी जाती है मध्य प्रदेश पीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध, ये बहुत बड़े लेखक रहे हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नहीं हिंदी साहित्य में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की कौन सी रचना है इनमें से, ये आपको बताना है। कुमकुम, कुमकुम एक सीरियल आता था बहुत पहले। राखी की चुनौती, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूत के पांव पीछे, इनमें से मुक्तिबोध साहब की रचना कौन सी है ये बताना है। और हमने डिस्कस किया था गजानन माधव मुक्तिबोध साहब के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? जी हां, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। मध्य प्रदेश पीएससी में ये सेकंड पेपर में भी आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी भाषा, जो अभी हम एसआई का एग्जाम आएगा, अभी एग्जाम की एसआई की बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली हैं, तो एसआई में भी हिंदी पूछी जाती है और साहित्य से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में तो बनते ही हैं, और अब तो भैया हिंदी सभी विषयों में आ रहा है। सभी, चाहे वो पटवारी की भर्ती हो, चाहे वो वन रक्षक की हो, चाहे जेल प्रहरी की हो, सारी की सारी भर्ती, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सब में ये आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा रचना है किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चकित है दुख। ये बहुत बड़ी कृति है, अच्छी कृति है। इसकी रचना किसने की हुई है? किसकी रचना है ये बताना है। चकित है दुख, भवानी प्रसाद मिश्र साहब, हरिशंकर परसाई साहब, शरद जोशी साहब और बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहब। इनमें से किसकी रचना है चकित है दुख? और हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, बहुत बड़े लेखक हैं, हालांकि ये चारों बहुत बड़े लेखक हैं। इनमें से ये रचना है किसकी? मिश्र साहब की, भवानी प्रसाद मिश्र साहब की। चकित है दुख बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये हिंदी साहित्य में भी कई बार पूछा जा चुका है। उर्मिला, ये तो भैया उर्मिला हो, उर्मिला हो, उर्मिला, ये उर्मिला रचना है किसकी रचना है ये बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन,
भवानी प्रसाद मिश्र साहब, माखनलाल चतुर्वेदी या गजानन माधव मुक्तिबोध साहब। तो भैया आंसर क्या है यहाँ पे? जी हाँ, नवीन साहब की ये रचना है उर्मिला, और इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट है आलाखंड। आलाखंड भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा चलता है। जी हाँ, तो आलाखंड किसकी रचना है? घाघ, जगनिक, सिंगाजी या भूषण। और हमने बात करी थी, बहुत अच्छे से बात करी थी कि ये दरबारी कवि हुआ करते थे। जी हाँ, उनकी ये रचना थी पूरी की पूरी, और परमर्दी देवराशु, है ना? जी हाँ, उसमें आलाखंड है, और वो आलाखंड ज़्यादा प्रचलित हो गया। किसकी रचना है? जी हाँ, जगनिक की रचना है ये। और हमने बात करी थी बिल्कुल प्राचीन कालीन कवियों की, लेखकों की, साहित्यकारों की, फिर मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, सबकी बात करी हुई थी। वीडियो पड़ी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, जगनिक की रचना आलाखंड है। इसमें आला उदल के शौर्य का वर्णन किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा गाया जाने वाला ये बुंदेलखंड में आला कांड चलता है, ये यहीं से बताया जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से कौन सी शामिल नहीं है, ये बताना है। 2014 का ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी का। बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, निमाड़ी, कौन सी बोली जो है मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? और आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आंसर आपका भोजपुरी हो जाएगा। भोजपुरी उत्तर प्रदेश में चलती है, मध्य प्रदेश में नहीं चलती है। जी हाँ, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले की बात चल रही है, कौन से जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? जनरली तो देखो, ब्रज भाषा हमारे यहाँ डायरेक्टली नहीं बोली जाती, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की भाषा है। तो इनमें से कौन से जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? थोड़ा टच मिल जाता है कुछ जिलों में, उत्तर वाले में। तो कौन से में नहीं बोली जाती, ये बताना है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, टीकमगढ़, कहाँ ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? जी हाँ, तो आंसर आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आंसर हो जाएगा आपका टीकमगढ़। ये टीकमगढ़ यहाँ पड़ता है, बाकी आपका ये भिंड हो जाएगा, ये मुरैना हो जाएगा, ग्वालियर है, ये उत्तर प्रदेश से टच में है, इसलिए यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। टीकमगढ़ पूर्णतः बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर बुंदेलखंडी जाती है, ब्रज भाषा नहीं बोली जाती, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, ये आपको बताना है, और हमने ये डिस्कस किया था भाषा और साहित्य वाले वीडियो में। तो भैया बुंदेलखंडी, ब्रज, कौरवी, मालवी, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है? और हमने बात करी थी, सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? बुंदेलखंडी भाषा या बोली ही पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करें, किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश पीएससी 2010 का ये क्वेश्चन पेपर है, उसका ये क्वेश्चन है। तो भैया कहां बघेली भाषा नहीं बोली जाती है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? रीवा, टीकमगढ़, सतना, सीधी। आपको बस हमने ये पीछे मध्य प्रदेश का मैप इसीलिए लगाया है ताकि आपको एक एक जिला याद हो जाए, ठीक है? सो बताओ भैया, कहां नहीं बोली जाती बघेली भाषा? आप समझ तो गई होंगे, अगर आपने मैप देखा होगा, अच्छे से डिस्कस किया होगा, हमने एक एक जिले पे डिस्कस किया था, है ना? तो बस आंसर आपका फिर अगेन वही हो जाएगा, टीकमगढ़, क्योंकि टीकमगढ़ बुंदेलखंडी क्षेत्र है, जैसे हमने बात करी थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। बाकी ये वाला टीकमगढ़ के बाद छतरपुर, छतरपुर पन्ना, पन्ना के बाद यहाँ सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये वो क्षेत्र है जो बघेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। तो रीवा, सतना, सीधी तो था, टीकमगढ़ बुंदेलखंडी बोली वाला क्षेत्र था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी नागफनी की कहानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, और कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो पढ़ा है। तो रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भैया ये। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान और भवानी प्रसाद मिश्र। किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, प्रसिद्ध रचना है, और ये रचना किसकी है? आंसर हो जाएगा आपका परसाई साहब की। हरिशंकर परसाई साहब जो है वो व्यंग लिखते थे, याद रखिएगा। ऐसे आप सोच रहे हैं नागफनी तो क्या होता है? पौधा होता है ना, कैक्टस टाइप का, नागफनी कैक्टस कोई बोलते हैं, उसमें कांटे होते हैं। तो रानी नागफनी की कहानी, ये व्यंग करते थे, ठीक है, व्यंगकार हैं। शरद जोशी साहब भी व्यंगकार हैं, लेकिन ये हरिशंकर परसाई साहब, जो मान के चलिए आपकी उनकी सारी रचनाएं व्यंगात्मक हुई हैं मैक्सिमम, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से रानी नागफनी की कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। भोला राम का जीप भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रसाल दशक बहुत इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है रीतिकालीन कवियों में, मतलब हम बात कर ले अगर तो मध्यकालीन कवियों में। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ये पद्माकर की, भूषण की, केशवदास, जगनिक, किसकी रचना है? तो ये भी भैया दरबारी कवि हुआ करते थे, हाँ, उन्होंने ये लिखा है। कहाँ, किसने लिखा है जी? ये कवि है भूषण साहब। भूषण साहब ने छत्रसाल दशक हो गया, है ना, और किस किस की? शिवा बाबनी हो गया, है ना। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण जी, ठीक है। सो उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस प्रधान रचनाएं करी हुई हैं, और उस समय के
ये मध्यकालीन कवि हैं। तो उस समय छत्रसाल जो हुआ करते थे वो बुंदेला वंश में हुआ करते थे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात कर ले शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक, तो ये इनके दरबार में रहे हैं। तो उस चक्कर में इन्होंने ये छत्रसाल दशक लिखी हुई है और बहुत अच्छी रचना है। ये हिंदी भाषा में पढ़ाई भी जाती है, आपने 7वीं 8वीं कक्षा में ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रचना छत्रसाल दशक। निम्न में से कौन सी रचना भवभूति जो रचनाकार है साहित्यकार है उन्होंने नहीं की है, ये बताना है। भवभूति की रचनाओं पे हमने डिस्कस किया था, अभी पहला दूसरा क्वेश्चन ही था। उत्तर रामचरित मालती माधव, महावीर चरित कादंबरी, और हमने डिस्कस किया था। तो 2-3 तो मैंने ही नाम बता दिए थे और 2 तो उसमें से मैंने बता दिए थे। अब 2 में से आपको छांटना है। आंसर आप समझ गए होंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आपने ध्यान दिया हो तो आंसर है आपका क्या, कादंबरी। कादंबरी इनकी रचना नहीं है। बाकी उत्तर रामचरित, मालती माधव मैंने बताया था, महावीर चरित ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। किसकी, भवभूति जी की। ये मध्यकालीन कवियों में से श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर साहब की नहीं है, पद्माकर जी की रचना कौन सी नहीं है। प्रबोध पचासा, हितोपदेश, जगत विनोद, सेवा बावनी। तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आंसर हो जाएगा शिवा बावनी। ये भूषण की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं किसकी, पद्माकर जी की हैं, ये भी मध्यकालीन कवि हैं। और प्रबोध पचासा, हितोपदेश, जगत विनोद, ये सब किनकी रचना है, पद्माकर जी की। शिवा बावनी भूषण की रचना है, याद रखिएगा। राज्य की मुख्य बोलियां, इनमें से कौन सी इनमें शामिल नहीं है, मुख्य बोलियों में शामिल कौन सी नहीं, बुंदेली, बघेली, संथाली, निमाड़ी। और भाई साहब जी हाँ, आंसर समझ गए होंगे। संथाली भाषा ये मध्य प्रदेश की नहीं है, ये बिहार की भाषा है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड की, ठीक है। चलिए, हितोपदेश, अरे बहुत शानदार। अब भी हम डिस्कस कर रहे थे हितोपदेश किसकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पद्माकर, भूषण, केशवदास, बाणभट्ट इसकी रचना है। तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा पद्माकर साहब की। अब भी हमने बात करी हुई थी उनकी रचनाओं के बारे में, हितोपदेश, है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है बाल पत्रिका, जो बच्चों के लिए पत्रिका आती थी। आपने कई बार देखा होगा मेरे ख्याल से, बचपन में हम लोग क्या कार्टून वाली बुक्स चलती थी वो, है ना, कॉमिक्स वगैरह जिनको बोलते हैं, तो उसी के हिसाब की पत्रिका चलती थी, बाल पत्रिका जिसको बोलते हैं। बहुत सारी, चंपा कंपक बहुत सारी हमने पढ़ी होंगी। तो उनमें से एक है पराग, और ये पराग बहुत फेमस रही है। तो पराग के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। शरद जोशी, हरिकृष्ण देवसरे, शिव मंगल सिंह सुमन साहब, मुक्तिबोध साहब। पराग के संपादक कौन हुआ करते थे, और हमने इस पर डिस्कस किया था। जी हाँ, आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण देवसरे जी, ये पराग के संपादक हुआ करते थे। और बड़ी ही फेमस बाल पत्रिका हुआ करती थी। हमने तो पढ़ी है भाई, आपने पढ़ी हो तो नहीं कह सकते, ठीक है। निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप समझ गए होंगे, इनमें से आराम से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा आंसर। ऑप्शन बताना है मध्यकालीन कवि कौन से नहीं रहे हैं। केशवदास, पद्माकर साहब, भूषण साहब, भर्तृहरि साहब। जी हाँ, तो समझ गए आंसर आप। भर्तृहरि साहब ये बिल्कुल प्राचीन कालीन कवियों में आते हैं, शुमार होते हैं। बाकी ये मध्यकालीन कवि हैं। हमने सबकी बात करी हुई थी एक एक करके, कालीन काल के हिसाब से ही हमने, इतिहास के काल के हिसाब से ही साहित्यकारों के बारे में डिस्कशन किया था। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा हो तो। भर्तृहरि साहब जो है, भर्तृहरि की कथाएं हैं, भर्तृहरि गायन जो चलता है ना, भर्तृहरि की गुफाओं का नाम सुना होगा आपने। ये विक्रमादित्य के बड़े भाई हुआ करते थे, ठीक है, उज्जैन से संबंधित थे। कालिदास के किस ग्रंथ में कालिदास साहब पे हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, बिल्कुल प्राचीन कालीन कवियों में। तो कालिदास जी के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। हमने बात करी थी कालिदास जी शेक्सपियर कहलाते हैं, संस्कृत के महाकवि कहलाते हैं। 7 प्रमुख रचनाएं इनकी हैं, जिसमें से पहली रचना में तो इतने ज्यादा खुश हो गए थे, प्रसिद्धि पा गए थे सभी लोग, मतलब कालिदास जी। और राजा उस समय विक्रमादित्य थे, जिनने तो वो रचना पढ़ी तो वो तो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने फिर अपने दरबार में इनको शामिल कर लिया था 9 रत्नों में। तो कालिदास जी ने बाकी और 6 रचनाएं करी हैं। उनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें अमरकंटक के बारे में सजीव चित्रण किया हुआ है। मध्य प्रदेश पीएससी 2010 का क्वेश्चन है, इसके बाद भी ये रिपीटेडली पूछा जा चुका है कई बार। कुमार संभव, शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम। आंसर आपको मैं बता देता हूं 50-50 वाला। सीओडी में से हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। अच्छा, हमने सातों की सातों रचनाओं पे बात करी थी, पूरे डिटेल में मैंने बताया भी था कहाँ क्या है कैसा है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, ऋतु संहारम। सारी की सारी ऋतुओं का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है उन्होंने ऋतु संहार के माध्यम से। और इसमें भैया सारी ऋतुओं की, 3 तो बड़ी ऋतुओं और शरद हो गई, वसंत हो गई, सबकी बात यहाँ पे करी हुई। मेघदूतम में तो मेघ को, मेघ मतलब बादल को, दूत के रूप में उन्होंने उपमा देते हुए उससे क्या है,
सारी चीजें करी हुई हैं। तो ऋतुओं के बारे में, अब अमरकंटक तो प्राकृतिक रूप से है, प्राकृतिक रूप से उसमें ऋतुओं में अलग अलग प्रकार से अमरकंटक की छटा दिखती है, तो पूरा वर्णन ऋतु संहार वाली जो रचना है उनकी, उसमें मिल जाता है अमरकंटक का, और ये हम डिस्कस कर चुके थे। निम्नलिखित में से किस कवि को, अब भी डिस्कस कर रहे थे, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? और कालिदास, भर्तरी, भवभूति, माखनलाल चतुर्वेदी, कौन है भैया? अब इसमें तो हमने डिस्कस करना ही नहीं है, आंसर आपको पता ही है। जी हाँ, कालिदास जी संस्कृत के महान कवि हैं, भारत का शेक्सपियर इनको कह दिया जाता है, ये इनको उपाधि दी गई है। पद्माकर साहब, पद्माकर साहब ने अलीजा प्रकाश इस ग्रंथ की रचना करी है, लेकिन ये किसके दरबार में थे कभी, तब की हुई है, इसके दरबार की रचना है, ये बताना है। पद्माकर साहब बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार माने जाते हैं। दौलत राव सिंधिया, प्रताप सिंह, जगत सिंह, रघुनाथ राव अप्पा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, दौलत राव सिंधिया जी के दरबार में ये रहते, दरबारी हुआ करते थे, उनके दरबार में रह के अलीजा प्रकाश की इन्होंने रचना की, और हमने डिस्कस किया था पद्माकर साहब के बारे में, पूरी डिस्कस किया था, आप चाहे तो चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाने वाली है। नेक्स्ट है, कालिदास जी के किस ग्रंथ में, कालिदास जी के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिल जाता है? कौन सी रचना है जिसमें शिव पार्वती के विवाह की बात करी हुई है? हमने डिस्कस किया है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम, कौन सी रचना है जिसमें पूरी बात करी हुई है शिव पार्वती के विवाह की? जी हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका कुमार संभवम। इसमें पूरा का पूरा शिव पार्वती से रिलेटेड पूरा वर्णन आपको मिल जाता है कुमार संभवम में। रघुवंशम में रघुवंश के बारे में पूरा वृत्तांत मिल जाता है। मेघदूत मैंने बता ही दिया है। विक्रमोर्वशीय में विक्रमादित्य के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ये नाटक है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, सतकाय, सतकाय ये रचना है, प्रसिद्ध रचना है, अब ये बताना है किसकी रचना है? भर्तरी साहब की, भवभूति साहब की, कालिदास साहब की, या बाणभट्ट साहब की? तो आंसर समझ तो आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, हमने डिस्कस किया भी था, और ये रचना जो है भर्तरी साहब की है। भर्तरी साहब को मैंने बताया है आपको कि विक्रमादित्य के बड़े भैया हुआ करते थे, राजपाट छोड़ के ये संन्यास धारण कर लेते हैं और तपस्या त्याग, तपस्या इत्यादि करते हैं, और उनने बहुत सारी रचनाएं करी हुई हैं, ठीक है। सुशतक हो गई, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पे रचनाओं में करी हुई है। सतकाय इनकी ही रचना है। नेक्स्ट है, निम्न में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है? और ये हमने सीधा सीधा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है? केशव दास को, पद्माकर जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान साहब को, या नवीन साहब को, बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब? तो कौन हो जाएंगे रीति काल के प्रवर्तक, किनको माना जाता है? और आंसर हो जाएगा आपका केशव दास जी, इनको रीति काल का प्रवर्तक माना जाता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंदी साहित्य में तो आता ही है, हमारे इन क्वेश्चंस, इन एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया, रिपीटेटिवली क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भवभूति जी की रचना कौन सी है, ये बताना है आपको। महावीर चरित, मालती माधव, उत्तर रामचरित, ये सभी। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार हम डिस्कस वैसे भी कर चुके हैं, आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा। ये सभी की सभी रचनाएं किसकी? भवभूति जी के। केशव दास जी ने रसिक प्रिया, रसिक प्रिया इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है केशवदास जी की। रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी थी? राय प्रवीण है, वो राम प्रवीण नहीं है, राय प्रवीण, इंद्रजीत, राम सिंह, इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हमने बात करी थी इस पे, जी हाँ, ये इंद्रजीत जी हैं, इनकी प्रेरणा से इन्होंने रसिक प्रिया की रचना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सिंगा जी। संत सिंगा जी पे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें बार बार अलग अलग प्रकार से नाम आता है अलग अलग जगहों पे, तो मैं ये डिस्कस करते ही चला जा रहा हूँ। अभी फिर अगेन यही क्वेश्चन आपको दोहराना है यहाँ पे। संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी हुआ करते थे? 2016 पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी मालवा, डी निमाड़, कहाँ के ये निवासी है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, आज भी गायन होता है, इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, और वो क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ किसको? खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये क्षेत्र निमाड़ क्षेत्र कहलाता है, और खंडवा के ये निवासी हुआ करते थे। बहुत ही फेमस संत हैं, आज भी इनको पूजा जाता है। सिंगा जी के गायन होते हैं, भजन होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। भूषण, मुक्तिबोध, हरिकृष्ण देवसरे जी, पद्माकर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
जी हाँ, आंसर हो जाएगा हरिकृष्ण देवसरे जी। अब भी हमने बात करी थी कुछ समय पहले, पराग नामक जो बाल पत्रिका हुआ करती थी उसके संपादक हुआ करते थे हरिकृष्ण देवसरे जी, और इनका जन्म सतना में हुआ है। ये बाल साहित्यकार माने जाते हैं, हमने बात करी थी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं, किस समय के इनको माना जाता है? सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, किसके समकालीन है ये? तो बिल्कुल ये कबीर जी के समकालीन है। इनके जो दोहे चलते हैं, इन्होंने भी क्या है, सामाजिक कुरीतियों को गायन के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम किया हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है ये निमाड़ क्षेत्र में। और उस समय की बात है जब कबीर जी भी हुआ करते, तो कबीर जी ने भी वही रास्ता अपनाया था जागरूकता का। ठीक है, सो कबीर जी के समकालीन संत सिंगा जी हुआ करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिखरे मोती, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये पूछी जाती है, और ये कवि भी बहुत प्रसिद्ध है रचनाकार। तो इसके रचयिता कौन है? 2016 पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश के। मुक्तिबोध साहब, अज्ञेय साहब, सुभद्रा कुमारी चौहान साहब, या दिनकर सोनवलकर साहब? आंसर आपको पता है, ये कई बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केवल पीएससी में नहीं, ये बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। आंसर आप जानते हैं, हमने बात करी थी बहुत अच्छे से। सुभद्रा कुमारी चौहान साहब ये बहुत बड़ी कवित्री रही हैं, है ना? वो आपने सुना होगा झांसी की रानी वाला, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये इनकी ही रचना है। और इनके अलावा जो दूसरी रचना जो बहुत फेमस है वो बिखरे मोती, वो भी इनकी ही रचना है, और ये बहुत बड़ी कवित्री रही हैं। हालांकि अल्पकाल में ही ये हमें अलविदा कह गई। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है इनका, सो ज़्यादा समय ये साहित्य में दे नहीं पाई, लेकिन इनका जितना समय इन्होंने दिया ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा है। हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? और हमने एक एक पे बात करी थी बहुत अच्छे से। कल्पना, वसुधा, प्रभा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वसुधा ये पत्रिका थी जिसका संपादन किसने किया है? हरिशंकर परसाई जी ने किया हुआ है। हमने इस पे बात करी थी। हरिशंकर परसाई जी को मुख्यतः किस विधा के लिए जाना जाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहानी, निबंध, व्यंग्य या नाटक? तो ये सबसे ज्यादा मान्य क्या है? व्यंग्यकार माने जाते हैं। रागनी नागफली की कहानी हमने डिस्कस उस पर किया था अभी पिछले क्वेश्चंस में ही। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी भैया। कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से ही संबंधित है। संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? ये हमने बात कर ही चुकी है। आंसर एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन था, और ये आंसर निमाड़ हो जाएगा, ये हम बात कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया? वसुधा का तो किसने किया हुआ है? परसाई जी ने। तो एक ऑप्शन तो कम हो गया। चलिए, प्रभा नाम की पत्रिका का किसने संपादन किया हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी जी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आंसर आपको पता है क्योंकि हमने बात बहुत अच्छे से करी थी यहाँ पे। और जी हाँ, ये महान आत्मा, भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका में संपादन का कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संविधान निर्माता परिषद के सदस्य रहे हैं? संविधान सभा जिसने संविधान बनाया भारत का, उसके भी सदस्य रहे हैं। इनमें से कौन है ऐसे? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र जी, माखनलाल चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं? और आंसर आपको पता है, जी हाँ, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। ये बहुत बड़े साहित्यकार तो थे ही साथ ये संविधानविद भी माने जाते हैं। इन्होंने भारतीय संविधान सभा में भाग लिया था, उस संविधान सभा के सदस्य रहे हैं जिसने भारत का संविधान बनाया है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं ये। इनकी शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है, वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने पूरे साहित्यकारों की बात करी हुई है। तो उस पर भी हमने ये डिस्कस किया था कि संविधान सभा में सदस्य रहे हैं कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, और इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बाबई, टिकवापुर, भयाना, टिकरिया। अच्छा, ये चारों नाम ऐसे हैं जहां किसी ना किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का, जो रचनाकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, कवि रहे हैं, उनका जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपको पता है क्या है? जी हाँ, बावई जो है होशंगाबाद में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, और हमने बात ये कर चुकी थी। नेक्स्ट है आपका भवानी प्रसाद मिश्र जी। इनको विशेष ख्याति उनकी कौन सी रचना से मिली है? इनकी मीन रचना जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की, जिसके कारण इनको ख्याति मिली, वो कौन सी रचना है? गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, या बुनी हुई रस्सी। ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इनकी? पुस्तक मतलब रचना।
आंसर क्या हो जाएगा, हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, गीत फरोश जो रचना है इससे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। इसके अलावा ये इनकी अन्य रचनाएं इन्हीं की हैं, ये चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी। ठीक है, चलिए मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात किसकी रचना है ये बताना है। शिव मंगल सिंह सुमन साहब, शरद जोशी साहब, जगनिक साहब, मुल्ला रामोजी साहब। और आंसर क्या है इनका, शिव मंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमने डिस्कस किया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर साहब की नहीं है, ये बताना है ना। नहीं है, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी और प्रबोध साठा। कौन सी रचना पद्माकर जी की नहीं है? तो इनमें से देखो यार, दो तो ऐसी है जो हमें पता कि नहीं है ना, क्योंकि हम इससे पहले क्वेश्चन में वो दो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब दो में से आपको डिस्कस करना है, आंसर आपको पता है, बाकी तो डिस्कशन सारा हमने किया ही हुआ है इनकी सारी रचनाओं का, तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रबोध साठा। ठीक है, प्रबोध साठा इनकी रचना नहीं है। जगत विनोद पे हमने बात कर ली थी, गंगा लहरी, राम रसायन, ठीक है, इनकी ही रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की नहीं है? हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, मुकुल। तो ये हमने सारी रचनाओं पे डिस्कस किया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुकुल, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, है ना, पुष्प की अभिलाषा, ये सारी किसकी रचनाएं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारी। निम्न में से किस लोक साहित्यकार को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। लोक साहित्यकार बुंदेलखंड का जयदेव इनको कहा जाता है। जगनिक, ईश्वरी, घाघ। तो आंसर आपको पता है, हमने उस पर भी डिस्कस किया था। जी हाँ, ईश्वरी जी जो हैं ये लोक साहित्यकार हैं और इनको बुंदेलखंड का जगनिक भी कहा जाता है। चलिए, निम्न रचना और रचनाकार में गलती बताना है, गलत क्या है। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँगते अनमने जंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की। क्या ये सही है? हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी अब भी हमने डिस्कस किया था, माखनलाल चतुर्वेदी जी की, ये तो सही है। त्रिधारा पद्माकर जी की रचना है। क्वासी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। अब सच्चाई बताना ये इसमें से गलत कौन सा है, और आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, त्रिधारा पद्माकर जी की नहीं है। बाकी सतपुड़ा के घने जंगल तो बहुत प्रसिद्ध है, हिमतरिंगड़ी भी प्रसिद्ध है, क्वासी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है, त्रिधारा पद्माकर जी की रचना नहीं है। पत्रिका और उनके संपादक, इनके जोड़े बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं इन्होंने प्रभा का संपादन किया। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी जी की। कर्मवीर वृंदावन लाल वर्मा जी की। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो ये सब क्या है, पत्रिकाएं हैं, उसके संपादक ये नाम लिखें। गलत क्या है ये बताना है बस। तो गलत कौन सा है हमने डिस्कस किया हुआ है और आंसर आप जानते हैं, कर्मवीर वृंदावन लाल वर्मा, ये गलत है। कर्मवीर के संपादक कौन थे? चतुर्वेदी जी। चलिए, गुलाबी उर्दू शैली, इस पे तो हमने डिस्कस किया भी था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। गुलाबी उर्दू शैली, गुलाबी उर्दू नाम ही उर्दू जुबान का अलग से एक शैली विकसित की गई जिसको गुलाबी उर्दू शैली कहा जाता है, और उसका जनक किसको कहा जाता है, यही क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं आंसर। ठीक है, सो गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किस कवि द्वारा अपनी कविताओं में किया गया है? मुल्ला रामूजी, मुल्ला बहादुर, जानिसार अख्तर और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है, जी हाँ, मुल्ला रामू जी जो हैं इनको गुलाबी उर्दू शैली का जनक कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश की पर्सनालिटी में आते हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिस पे अभी आगे का क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी हमने डिस्कस तो इनके बारे में किया ही था, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये अब भी क्वेश्चन आ चुका था, ये किसकी रचना है ये बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र जी, नंद दुलारे वाजपेयी साहब, गजानन माधव मुक्तिबोध और शिव मंगल सिंह सुमन। तो आंसर हमने डिस्कस कर ही लिया था, फिर से ये रिपीट हुआ है। मुक्तिबोध साहब की ये रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धमागधी भाषा का अपभ्रंश इससे जन्मी पूर्वी हिंदी की बोली है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी है जो कि अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है? कोरकू, मालवी, ब्रजभाषा, बघेलखंडी। और हमने सारी की सारी बोलियों पे डिस्कस किया था कि ये कहाँ से जन्मी है, किस अपभ्रंश से ली गई हैं, कौन सी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, क्या है। ठीक है, तो भैया कौन सी ऐसी बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी हुई पूर्वी हिंदी की बोली है? आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आंसर है आपका बघेलखंडी पूर्वी हिंदी की बोली है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्मी है।
कौन आधुनिक काल के साहित्यकार नहीं है ये बताना है। भूषण, मुल्ला रामूजी, हरिशंकर प्रसाद जी, शरद जोशी जी। आंसर आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने डिटेल डिस्कशन किया था एक ऑप्शन के बारे में और वही ऑप्शन सही है। जी हाँ, भूषण जी क्या है, मध्यकालीन कवि हैं, मध्यकालीन साहित्य के कवि हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं सभी के सभी। ठीक है, चलिए कालिदास जी के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। नाम से ही समझ गए होंगे और बाकी तो हमने डिस्कस किया ही था। जी हाँ, आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमो वर्षीय नहीं है, गलत लग गया है यहाँ पे। मालविका अग्निमित्रम तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संग में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग है। विक्रम और वर्षी के बारे में विक्रमो वर्षीय में है और मेघदूत में वो मेघों के द्वारा मेघ को दूत बना के काम किया गया है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए नेक्स्ट है आपका हर्षचरित किसकी रचना है। हर्षचरित्र हम बात कर चुके हैं, आपको इतिहास के वीडियो में भी मिल जाएगा जब हर्ष की बात कर रहे थे। ठीक है, बाणभट्ट, भर्तरी, भवभूति, पद्माकर। और आंसर आपको पता है, जी हाँ, ये रचना बाणभट्ट की है। हर्षचरित जिनने दरबार में काम किया है बाणभट्ट ने हर्ष के समय में, तो हर्षचरित इन्होंने लिखी हुई रचना है। निम्नलिखित में से बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती, ये बताना है। रीवा, सतना, उमरिया, बालाघाट। कहाँ बघेलखंडी नहीं बोली जाती, तो आप अगर जिला समझ पा रहे होंगे और उनको दिमाग में रख पा रहे होंगे तो आंसर बन जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालाघाट। बालाघाट भैया ये है और बघेलखंड का क्षेत्र ये है, कहाँ से यहाँ बोली जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम किसने लिखा है ये आपको बताना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अभी हम बात कर चुके थे। बाणभट्ट, वेद व्यास, कालिदास, भवभूति। आंसर आप जानते हैं, कालिदास की ये प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कालिदास, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जी। आंसर क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये कभी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा साहित्यकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन माना जाता था। घाघ, पद्माकर, कालिदास, ईश्वरी। तो आंसर आप जानते ही हैं, जी हाँ, ये हो जाएंगे आपके घाघ, ये अकबर के समकालीन कवि रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, है ना, कुछ समय पहले। ये रचना किसकी है, 2016 एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। बिखरे मोती, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध साहब, अज्ञेय साहब। हाँ, ये सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनको बोला जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान साहब, दिनकर सोनवलकर साहब। और ये आंसर हमें पता है क्या है आंसर, जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान साहब की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिखरे मोती। मैंने बताया है कि भैया किसके बाद रानी लक्ष्मीबाई वाली, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, उसके बाद ये बहुत फेमस रचना है बिखरे मोती। निम्न में से किस मुगल शासक ने लोक कवि घाघ को चौधरी की उपाधि प्रदान करी थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी रिपीट मतलब घुमा के पूछ लिया गया है। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह। आंसर आप समझ ही गए होंगे, अकबर के समकालीन थे घाघ, तो उन्होंने ही इनको चौधरी की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी माना जाता है, कृषि पंडित माना जाता है किस लोक कवि को। घाघ, ईश्वरी, जगनिक। कौन है भैया, तो आंसर आप जानते हैं, यही है घाघ, जिनको चौधरी की उपाधि इसलिए, चौधरी उस समय समझ पा रहे हो ना, चौधरी साहब वही जमींदार टाइप के, है ना, तो वो कृषि पंडित, महान कृषि पंडित के रूप में घाघ जाने जाते थे। अकबर के समकालीन थे, चौधरी की उपाधि उन्होंने दी हुई थी और ये प्रसिद्ध लोक कवि भी कहलाते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन कवि की श्रेणियों में आते हैं, मध्यकालीन साहित्य के रचनाकारों में इनका नाम शुमार है। व्यंग विधा के साहित्यकार शरद जोशी साहब, इन पे हमने बात करी थी, शॉर्ट्स भी डाला है और बाकी हमने इस बड़ी वीडियो में तो बात करी थी साहित्य वाले में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। इंदौर, उज्जैन, सागर, खंडवा, कहाँ के हैं भैया ये, और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये महोदय उज्जैन से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आल्हा खंड की पांडुलिपि किसने तैयार करवाई थी। चार्ल्स इलियट ने, जॉर्ज किनले ने, विंसेंट स्मिथ ने, रिजले ने। और ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड की पांडुलिपियां तैयार करवाई थी। जी हाँ, निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार माना जाता है, कौन है निम्न में से बुंदेलखंडी वाला लोक साहित्यकार कौन है। जगनिक, ईश्वरी, घाघ, सिंगाजी। और हमने डिस्कस किया था कौन हो जाएंगे यहाँ पे, ईश्वरी साहब को बुंदेलखंडी,
हाँ, लोक साहित्यकार माना जाता है। और मुझे लगता है इसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो भैया मध्य प्रदेश के साहित्य से संबंधित जो भी क्वेश्चंस थे, है ना, लोक साहित्य हो गया और भाषा इत्यादि हो गई, बोलियां हो गई, वो हमने पूरा डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी चैनल पर हो जाए। तो अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।